हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी का क्लास थर्ड है, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं। तो एक्चुअली जो फर्स्ट क्लास था उसमें हम आप लोग को बताए थे बेसिक सा टर्मोलॉजी जो होता है, इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो इसी में हम लोग को जो पढ़ने वाला है वो टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ेंगे। और एक हमारा छोटा सा टॉपिक है एडिशनल थ्योरम, ठीक है ना। एडिशन थ्योरम क्या होता है कि वो सेट से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। आप लोग क्लास 11th में थोड़ा सा पढ़े भी होंगे कि सेट थ्योरी में होता क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट देखते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट में क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ इवेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ जो पढ़ना है हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट में वो क्या है हमारा कि इक्वली लाइकली इवेंट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वली लाइकली इवेंट किसको बोलते हैं हम लोग। तो जैसे कोई भी इवेंट है ना आपका, दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर सेम है और दोनों का आने का चांस अगर सेम है तो उस टाइप के इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग कि इक्वली लाइकली है। जैसे आप मान लेते हैं कि इवेंट आपका ए है और एक इवेंट बी है और दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, 50-50% है। आइदर हेड आएगा या फिर आपको टेल आएगा। तो उस टाइप के इवेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर ऑड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है आपका 1/2 होता है और इवन आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है आपका 1/2 है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो जो अपर फेस है उस पर आइदर ऑड आएगा या फिर इवन आएगा और दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो इस टाइप को हम लोग इवेंट को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आया। इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोलते हैं कि इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इफ दे हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दोनों का आने का चांस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमारा वो क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको यूज आएगा थोड़ा सा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट किसको बोलते हैं कि जैसे आप मान लेते हैं कि दो इवेंट है और दो इवेंट का अक्रेंस जो है ना एक दूसरे को, मतलब ऐसा है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कि जैसे अगर एक इवेंट ए हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट में इवेंट हमारा ए हो रहा है तो बी नहीं होगा और बी हो रहा है तो ए नहीं होगा। जैसे आप एक हेड को क्या बोलते हैं, आप एक ड्रॉ करते हैं आप डाइस को, तो अगर उस पर 1 आएगा तो बाकी नंबर नहीं आएगा और अगर 1 नहीं आएगा तो बाकी नंबर आपका आएगा। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर ऑड आएगा या इवन आएगा, तो अगर ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा और इवन आएगा तो क्या आएगा, ऑड नहीं आएगा। तो अक्रेंस जो होता है फर्स्ट इवेंट का वो प्रिवेंट करता है अदर इवेंट्स को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। कि मतलब इसको अगर सेट थ्योरी के लैंग्वेज में बात किया जाए तो दोनों का कोई कॉमन पोर्शन नहीं आना चाहिए। कि अगर ए और बी क्या है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो जब दोनों का नंबर ही जीरो है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो है। कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और disjoint event if they have the occurrence of any one of them prevent the occurrence of all other event। ठीक है, जैसे आपका मान लेते हैं एक इवेंट ए है, एक इवेंट क्या है हमारे पास बी है और एक इवेंट सी है। अगर ए होता है तो बी और सी साथ में नहीं होगा और अगर बी होगा तो ए और सी साथ में नहीं होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात किया जाए तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, ये भी क्या होगा हमारा, जीरो होगा। क्लियर है, तो ये हमारा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है ना। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा तो क्या आएगा, टेल नहीं आएगा। अगर हेड वाला इवेंट होता है तो टेल वाला ही नहीं होगा और टेल आएगा तो हेड वाला नहीं होगा। तो वो दोनों भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्लियर है, तो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद जो है वो क्या है हमारा कि एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलते हैं, कि एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट किसको बोलते हैं हम लोग। कि जैसे बहुत सारा इवेंट है, जैसे एक इवेंट ए है, बी है, सी है। और एग्जॉस्टिव का मतलब ही होता है कंप्लीट, कि सारे इवेंट का अगर यूनियन हम लोग ले लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इवेंट एक ए है और एक इवेंट बी है और दोनों का अगर यूनियन ले लेते हैं तो ये सैंपल स्पेस के अगर इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोल देंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, एग्जॉस्टिव इवेंट
इवेंट बोल देंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का आउटकम क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कि 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो हमारा 5 आ सकता है। और यही हमारा इवन आउटकम क्या हो सकता है कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और क्या हमारा आ सकता है 6 आ सकता है। ठीक है, और ये थर्ड वाला केस में देख सकते हैं कि गेटिंग प्राइम आउटकम क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। अगर हम लोग इवेंट ए और बी की बात किया जाए, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा सैंपल स्पेस बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है कि 1 भी आ गया, यहाँ पे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4, 5 और ये हमारा 6 आ गया। तो दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, बेसिकली यूनियन लेते हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है, क्योंकि सैंपल स्पेस से एक डाइस को थ्रो करते हैं तो यही तो होता है ना हमारा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, उसी तरह अगर बी और सी को कंबाइन हम लोग करते हैं तो इसमें हमारा सैंपल स्पेस आ रहा है, नहीं, इसमें एक्चुअली 1 मिसिंग हो जा रहा है, 2 तो आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो बी और सी को हम लोग क्या एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे, नहीं। लेकिन अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली सारा इवेंट आ जाएगा। अगर ए और बी का यूनियन ही हमारा सैंपल स्पेस है तो तीनों का यूनियन भी क्या होना चाहिए, हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो ये ए और बी और सी को क्या हम लोग कंबाइनली एग्जॉस्टिव इवेंट बोल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली बी और सी को हम लोग कंबाइनली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं बोल सकते। क्लियर है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि बेसिकली अ इवेंट 2 or more than 2 event are said to be exhaustive event, then their union will be sample space। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे एक एडिशन थ्योरम ऑफ आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो उसके पहले थोड़ा सा कार्ड के बारे में आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्ड होता क्या है कि आपका एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, यहाँ पे 52 कार्ड होता है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट होता है वो 26 कार्ड का होता है। वो एक 26 जो कार्ड होता है वो रेड कलर का होता है, और रेस्ट जो 26 कार्ड होता है वो हमारा ब्लैक कलर होता है। और इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ 13 और यहाँ भी क्या है हमारा 13, और इसको भी 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, 13 और ये 13। तो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 13 जो रेड कार्ड होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। ठीक है, ये जो होता है ये होता है हमारा डायमंड। ठीक है, और इसमें जो होता है एक होता है स्पेड, और इसमें होता है क्लब। ठीक है, और हार्ट जो रेड होता है, हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड कलर का होता है, और स्पेड और क्लब जो होता है वो बेसिकली ब्लैक कलर होता है। और हर एक पोर्शन में, हर एक सेक्शन में जो 13 का ग्रुप बना उसमें एक एक किंग होता है। इसमें एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, और एक जैक होगा, और एक हमारा एस होता है। ठीक है, इसमें भी एक किंग होगा, और एक क्या होगा क्वीन होगा, और एक हमारा जैक होगा, एक हमारा एक होगा। इसमें भी एक किंग होगा, इसमें एक क्वीन होगा, इसमें भी एक हमारा जैक होगा, इसमें भी एक होगा। ठीक है, इसमें भी एक क्या होगा हमारा किंग होगा, इसमें भी एक क्वीन होगा, इसमें भी एक हमारा जैक होगा, इसमें भी एक हमारा एक होगा। क्लियर है। तो एक कार्ड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, और इसको हम बता दिए हैं। और आगे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको बताते हैं, और इसको इसी के थ्रू आपको एडिशन थ्योरम ऑफ आपको प्रोबेबिलिटी बताएंगे। तो बोला जा रहा है कि ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ ए प्लेइंग कार्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द रेड और किंग होना चाहिए, या तो वो रेड हो और हमारा किंग हो। तो अगर सैंपल स्पेस की बात किया जाए यहाँ पे, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास 52 कार्ड हो गया। क्लियर है। अगर किंग की बात किया जाए, रेड कार्ड कितना हो गया कि नंबर ऑफ रेड कार्ड क्या हो जाएगा हमारे पास 26 होता है। और बोला जा रहा है किंग का भी कि नंबर ऑफ किंग क्या हो जाएगा हमारा 4 होगा। और की बात किया जा रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसका फाइनल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 30/50। नहीं, पर एक गलत है हमारा। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि रेड कार्ड और किंग कार्ड को अगर इवेंट ए का नाम देते हैं तो पी ए का वैल्यू जो होगा वो 30/52 होगा। नहीं, तो बेसिकली हुआ क्या है ना कि यहाँ पे जो किंग कार्ड होना चाहिए, ऑलरेडी जो 4 हम लोग लिखे हैं इसमें 2 कार्ड ऑलरेडी इसमें 26 में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है वो।
ठीक है ना, कि दो जो किंग हमारा था वो एक हार्ट वाला होगा और एक हमारा डायमंड वाला इसमें इंक्लूड हो गया। तो इसमें हम लोग 4 वाले पोर्शन में क्यों लिखेंगे? तो अगर हम लोग अगर नंबर ऑफ कि एक रेड भी हो एंड किंग भी हो हमारा, तो ये ऑलरेडी 2 है, तो ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अगर हम लोग टोटल फेवरेबल केस की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रेड प्लस नंबर ऑफ किंग और माइनस नंबर ऑफ रेड एंड किंग। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 28 आएगा। ये हमारा फेवरेबल केस है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन आर अपॉन एन किंग का मतलब के और माइनस एन रेड एंड किंग। एंड का मतलब क्या होता है? आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आर इंटरसेक्शन की, कि रेड भी हो और क्या हमारा किंग भी हो। तो ये कितना आ गया? 28 आ गया। क्लियर है? तो इसका जो फाइनल प्रोबेबिलिटी होगा, पी ए का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 28/52, यानी कि 7/13। क्लियर है? अब इसको आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं सेट थ्योरी का लग रहा है आपका। ठीक है, तो जैसे ये थ्योरी क्या होता है एडिशन थ्योरी में, वो चीज बता देते हैं। ठीक है, कि आप ऐसे पढ़े हैं कि एक हमारा यूनिवर्स होता था और एक मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 2 सेट होता था, कि सेट ए है हमारा और सेट बी है, और ए इंटरसेक्शन बी ए वाला कॉमन पोर्शन होता था हमारा। तो हम लोग अगर लिखते थे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात किया जाते थे तो क्या होता था कि नंबर ऑफ ए और प्लस क्या होता था? नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था? माइनस क्यों करते थे? कि यहाँ पे जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को ऐड करते हैं तो 2 बार ए वाला कॉमन पोर्शन ऑलरेडी ऐड हो जाता है, तो एक बार हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और अगर इसी पोर्शन में हम लोग दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि नंबर ऑफ एस, तो क्या बनता है? और इसी को तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हो गया पी ए हो जाएगा हमारा, और ए क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो यही हम लोग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो इसको ध्यान आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली ये फार्मूला का थोड़ा सा भी यूज नहीं होता है, हम लोग एरिया का यूज करेंगे कि कौन सा एरिया और कौन सा पोर्शन लेना। जैसे आप सेट थ्योरी में नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है? कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे आदत आप डालेंगे कि प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि दोनों तरफ अगर हम लोग सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो वही चीज़ आ जाता है। तो वहाँ पे एन ए यूनियन बी पढ़ते थे, यहाँ पे पी ए यूनियन बी पढ़ेंगे कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी ए यूनियन बी का मतलब हो जाता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अच्छा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी ए माइनस बी की बात किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसमें क्या होगा कि ए वाला पोर्शन होना चाहिए लेकिन बी वाला पोर्शन नहीं होगा। तो कौन सा पोर्शन हो सकता है? कि ए तो पूरा पोर्शन ए का सर्कल होगा लेकिन उसमें बी नहीं होना चाहिए, तो ए वाला पोर्शन हो गया ना। और इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि पी ए और माइनस, इसको तो इंटरसेक्शन बोल सकते हैं ना, ये जो कॉमन पोर्शन है हमारा ग्रीन का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको एक फॉर्मूला हुआ कि कैसे हम लोग एरिया का यूज करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब 3 केस में भी ऐसे होता है कि अगर 3 इवेंट है तो उसको भी सेट थ्योरी के हम लोग फॉर्म में देखते हैं कि हमारा अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारा यूनिवर्स है और 3 सेट है, एक सेट हमारा ए है, एक सेट हमारा यहाँ पे बी है और एक सेट हमारा यहाँ पे सी है। ये ए हो गया,
ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी की बात किया जाए तो वहाँ पे क्या होता था कि एन ए, लेकिन यहाँ पे पी ए हो जाएगा। कि अगर यहाँ पे बात किया जाए कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी की बात किया जाए तो क्या क्या हो जाएगा, पी ए और प्लस पी बी और प्लस पी सी, तीनों को ऐड कर दिए। और फिर क्या करते थे ना कि सबट्रैक्ट करते थे वो दो दो का पोर्शन को। तो जैसे वहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी होता था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। और फिर ऐड हम लोग कर देते थे हमारा पी ए प्लस पी बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर देते हैं। तो ये थर्ड वाला केस हो गया हमारा कि 3 इवेंट होता था। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेट थ्योरी की मदद से। ठीक है, उसके बाद जो है हाँ हमारा ये चीज़ है, एक है कि इफ ए एंड बी बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक्सक्लूसिव इवेंट क्या बोले हम लोग कि जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो होता है ना वो 0 होता है। कि अगर ए एंड बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम लोग क्या बोलते थे कि दोनों का कॉमन पोर्शन आना ही नहीं चाहिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0, तो पी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है, पी ए और प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। और अगर 3 केस होता है कि अगर इफ ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो सबका इंटरसेक्शन का जो पोर्शन होगा ना वो 0 हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो जाएगा। क्लियर है, तो वही नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो अभी देखें हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देन पी एग्जैक्टली 2 ऑफ देम ए बी सी अकर होना चाहिए। अगर 3 इवेंट होना है तो एग्जैक्टली 2 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हम लोग का। तो यहाँ पे भी हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं कि अगर हमारा एक यूनिवर्स है और इसमें 3 हमारा इवेंट है, मान लेते हैं इवेंट ए हो गया हमारा, इवेंट ए बी हो गया और इवेंट हमारा ए सी हो गया। तो एग्जैक्टली 2 इवेंट क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली 2 इवेंट का मतलब ए और बी होना चाहिए। मान लेते हैं ए है, बी है और ए सी है। तो ए और बी होना चाहिए या बी और सी होना चाहिए या सी और ए होना चाहिए। तो ए और बी दोनों एग्जैक्टली होने का कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ए वाला पोर्शन हो जाएगा ए और बी का। ठीक है, बी और सी का कौन सा पोर्शन हो जाएगा हमारा, तो बी और सी का ए वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा येलो वाला, और सी और ए का कौन सा पोर्शन हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा हमारा पोर्शन। ठीक है ना। अगर ये तीनों का ऐड हम लोग करेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर तीनों क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा ना कि ए वाला पोर्शन भी आपको ऐड हो जाएगा, जो तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। और बी इंटरसेक्शन सी भी लिखिएगा ना तो इसमें भी आपका वो चीज़ ऐड हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी में हमारा ए वाला येलो वाला तो पोर्शन आया, लेकिन ए पोर्शन भी एक बार ऐड हो जाएगा। और सी इंटरसेक्शन ए आप ऐड कीजिएगा तो एक पोर्शन ए वाला भी ऐड होगा और एक रेड वाला, तो 3 बार ऐड हो गया। तो बेसिकली वो तो बीच वाला जो कॉमन पोर्शन है वो तो हम लोग को रखना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 इवेंट को ही अकर करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से हम लोग माइनस कर देते हैं। क्लियर है, बेसिक सा चीज़ है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे वो बेसिकली फार्मूला आप लोग को रट के क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी ए बार का भी वैल्यू दिया हुआ है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, पी ए बार का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 2/3। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा पी ए का वैल्यू। तो पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट है तो 1 माइनस क्या हम लोग बोल सकते हैं 2/3, यानी कि 1/3 आ गया। और एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है।
क्लियर है? अब कुछ नहीं दिया हुआ। अब पूछ क्या रहा है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली आप वेन डायग्राम एक बनाइए कि मान लेते हैं ए इवेंट ए है हमारा और एक इवेंट यहाँ पे बी है। अब पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ए नहीं लेना है आपको, मतलब ए के सर्कल से बाहर जाना है लेकिन बी लेना है। तो कौन सा पोर्शन हो गया? ए हो गया ना, बी लेना है और ए के आप सर्कल से बाहर हैं तो ए वाला पोर्शन हो गया। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ए वाला पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। और ए वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया? हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हो गया। तो इंटरसेक्शन वाला को ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी और प्लस पी जो चाहिए रिक्वायरमेंट, मतलब ए बार और इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट फाइनली पी बी लिख सकते हैं। अब पी वी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे? नहीं दिया हुआ है। तो पी वी का वैल्यू ये तीन इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, इसको रखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का वैल्यू जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास? 3/4। पी ए का वैल्यू कितना हम लोग लाए? 1/3 और प्लस पी बी तो फाइंड ही करना है पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो गया? 1/4। 1/4 इधर आएगा तो 1 बन जाएगा और 1/3 आएगा तो माइनस होके यहाँ पे पी बी का वैल्यू जो है हमारा वो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब पी वी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं और वो इंटरसेक्शन का वैल्यू भी हमारा दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/4 और प्लस पी ये तो चाहिए ही ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी वी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2/3। तो 1/4 अगर हम लोग वो साइड लेकर जाते हैं इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा? 2/3 और माइनस 1/4। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 12 एलसीएम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 5। तो क्या हो जाएगा? 5/12 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद जो देखते हैं वो क्या है? ये तो सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी तीनों आपका इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 3 सेट बनाएंगे बेसिकली हम लोग, 3 इवेंट होगा ए और बी और सी। और इसको कोई भी फार्मूला से नहीं बनाएंगे हम लोग, वेन डायग्राम से बनाएंगे। जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट पहले करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक सेट ए है, इवेंट ए है, एक इवेंट बी है और एक इवेंट क्या है हमारा? ए सी है। तो मान लेते हैं ए है, बी है और ए हमारा सी है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पी बी का वैल्यू दिया हुआ है, पी बी का वैल्यू 3/4 दिया हुआ। बोला जा रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और इंटरसेक्शन बी, मतलब ए भी है बी भी है और सी नहीं है। तो कौन सा पोर्शन हो गया कि ए भी है बी भी है सी भी है? तो एक कॉमन पोर्शन ये हो गया ना कि ए और बी है और हमारा सी वाला पोर्शन नहीं है, मतलब ये येलो वाला पोर्शन हो गया। ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है कि पी ए इंटरसेक्शन पी ए नहीं है, बी है सी नहीं, मतलब ए नहीं है और फिर क्या है हमारे पास? सी भी नहीं है लेकिन बी है। पी ए बार का मतलब क्या हुआ? ए नहीं है और सी बार का मतलब सी भी नहीं है लेकिन बी है हमारा। तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा हमारा? ए वाला पोर्शन हो जाएगा ना, कि सिर्फ बी है, ए और आपका सी नहीं है। और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है आपके पास 1/3। पूछ क्या रहा है? पी ए बी यूनियन सी पूछ रहा है। बी यूनियन सी की बात किया जाए तो बी यूनियन सी कौन सा हो जाएगा हमारा पोर्शन? ए वाला हो जाएगा। बी यूनियन सी ए हो जाएगा हमारा। इसको कि सिर्फ बी और सी ए वाला पोर्शन हो जाएगा ना हमारा। बी यूनियन सी की बात किया जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो पीबी का इक्वल तो आ जाएगा ना। तो पीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीबी इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ए लिख सकते हैं हम लोग कि पी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी बार और प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी बार और प्लस हमारा पी
बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब सबका वैल्यू रख देते हैं। पी वी का वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4, और इसका वैल्यू कितना है 1/3, और इसका भी वैल्यू 1/3, और जो चाहिए हमारा वो है हमारा बी इंटरसेक्शन सी है। ये 2/3 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3/4 और माइनस 2/3, तो क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और -8 यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1/12 जो होगा वो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था, आपका एडिशन थ्योरम क्या होता है और टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होता है। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और बेस थ्योरम क्या होता है। ठीक है।